बैठिए, मैं खड़ा हूँ। विजेंद्र जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। विजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा सवाल है। मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइए। विजेंद्र जी, मुझे मजबूरन मार्शल ये सदन की अवमानना है। ये सदन की अवमानना है। सदस्यों से इनको हाउस से बाहर निकाला जाए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। मुझे लग रहा है कि विजेंद्र जी दिल्ली नगर निगम पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, कि दिल्ली नगर निगम पर चर्चा हो, आज समय को खराब कर रहे हैं। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आप आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया उसकी रिपोर्ट कल आप मेरे को दे देना। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो घोटाला किया पेंशन का उसकी रिपोर्ट आप हमें दे देना। रिश्वत न लेने पर बीजेपी मरवा देती है। जो आदमी रिश्वत मर्डर ये सदन पिछले सवा साल में माइक तोड़ने पर शर्मसार हुआ, अपनी महिला सदस्य के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने में शर्मसार हुआ, और मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में कोई एमपी या विधायक इस ढंग से बेंच पर चढ़कर खड़ा हुआ होगा, मुझे ध्यान नहीं है। और इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। अब मैं नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा लोकतंत्र सचमुच दुनिया में सबसे बड़ा है, तभी तो एक विधायक सदन की बेंच पर अकेला खड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने संसद से लेकर तमाम राज्यों के सदनों में प्रदर्शन के एक से एक रूप दिखाए हैं। माइक उखाड़कर मारने के साथ बिल की कॉपी फाड़ना, धक्का मुक्की करने से लेकर सदन के पटल पर नोटों के बंडल रख देने की प्रक्रिया में सदन की बेंच पर खड़े होना निहायत ही कुलीन और शालीन तरीका है। प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और आवाज उठाने के लिए खड़ा होना उसके भिन्न भिन्न अंगों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बेंच पर खड़े होकर अपना मकाम ऊंचा कर लिया है। दिल्ली विधानसभा ने हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की तरह अपना प्रसारण शुरू किया है। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो विधानसभा की फीड है। 4 कैमरों की मदद से कई कोण से विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण होता है। इसलिए अगर आप धीरज रखें तो बारी बारी से सबका चेहरा आ ही जाता होगा। फिर भी किसी को लग सकता है कि वो दिख नहीं रहा या कोई उससे देख नहीं रहा, तो बिल्कुल बेंच पर खड़ा हो सकता है। जबकि ऐसा करने का नियम है या नहीं मुझे ज्ञात नहीं, इसलिए स्पीकर ने आपत्ति तो जताई है। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से क्या क्या कहा गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बेंच पर खड़ा हो जाना। टीवी के इस युग में अगर आपकी राजनीति तस्वीर नहीं बनाती है तो सब बेकार है, सब कुछ होता दिखे। इसलिए रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होता है, इसीलिए रामलीला मैदान में नगर निगम का ओपन सत्र होता है। दिखने के लिए राजनीतिक दल और नेता तरह तरह के आइडिया खोज रहे हैं। ऐसे में विजेंद्र गुप्ता जी ने बाजी मार ली है। इसी साल के मार्च महीने में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता अर्धनग्न अवस्था में विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश में वे अपने इलाके की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। हरदा से कांग्रेस के विधायक जब सदन में पहुंचे तो सिर्फ धोती पहने हुए थे। और प्रदर्शनों की दुनिया में आप जानते हैं कि बहुत कंपटीशन है। अगर प्रदर्शन यूनिक ना हुआ तो हो सकता है कि ना छपे ना दिखे। पुतला दहन थका हुआ कार्यक्रम हो चुका है, तब भी पुतला दहन और मटका प्रदर्शन प्रेस में छप जाता है। बताइए, हर दिन किसी जिंदा नेता की शव यात्रा निकाली जाती है। ये बेंच पर खड़े होने से ज्यादा दुखद लगता है कि हम जिसका विरोध करते हैं उसकी लाश की रेप्लिका यानी नकल जलाने की कामना करते हैं। सदन के भीतर सिर्फ धोती पहनकर आने से पता नहीं क्यों कुछ सदस्यों को लगा
कि सदन की गरिमा चली जाएगी। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। देश के लाखों गरीब औरत और मर्द सिर्फ धोती ही लपेटते हैं। भारत देश की बात कर रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक महिला सदस्य ने इस मामले में कहा, इसमें क्या बुरी बात है? महात्मा गांधी भी जीवन भर धोती पहनते रहे और देश को आजाद करा दिया। कांग्रेस के एक नेता ने पत्रकारों को बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे रामलखन शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान केवल कमर से नीचे का वस्त्र पहनकर सदन में उपस्थित होते थे। तब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने बयान दिया कि सुर्खियों में आने के लिए कांग्रेस के विधायक ऐसा करते हैं। मेरी राय में तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के विधायक ने सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कहा? इस तरह के प्रदर्शन तमाम विधानसभाओं में आपको मिल जाएंगे। हम अक्सर अपने लोकतंत्र को महान बताते रहते हैं, ये ठीक भी है, लेकिन महानता के बखान के चक्कर में हम काफी सतही हो जाते हैं। मसलन क्या भारतीय लोकतंत्र की इतनी सी कामयाबी है कि यहाँ चुनाव होते हैं और लोग वोट देते हैं? कई बार हम इन बातों को इस तरह से रेखांकित करने लगते हैं जैसे दुनिया में कहीं चुनाव ही नहीं होता और कहीं का चुनाव आयोग है भी नहीं, मतदान ही नहीं होता वहां। ऐसा भी नहीं है कि हम इसकी कमियों पर बात नहीं करते, खूब करते हैं, लेकिन बात करना भी अब उपभोग जैसा हो गया है। जैसे हम लस्सी पीकर भूल जाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र की कमियों की चर्चा का हाल है। अब आप इन 3 ट्रकों की कहानी जान गए होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान ये पकड़े गए थे। इनके भीतर 195 बक्से में भरे हुए नोट बरामद हुए, सिर्फ 570 करोड़ रुपए। आशंका जताई गई कि ये नोट चुनाव में बांटने के लिए ले जाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम ने पकड़ा, मामला अदालत पहुंच गया है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया कि ये पैसे उसके हैं। दावा अभी बरकरार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इसके दावे के बाद भी ये मामला नहीं सुलझा है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहला, जो ट्रक पकड़े गए हैं उनके नंबर फर्जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इतनी बड़ी रकम ले जाने की अनुमति के जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फर्जी निकले हैं। नोटों के बंडल पर किसी और बैंक का सील है, जबकि स्टेट बैंक का दावा है कि मेरा पैसा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो 2 हफ्तों के भीतर जांच कर रिपोर्ट फाइल करे। इस केस से जुड़े एक वकील का कहना है कि सारे दस्तावेज बोगस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि उसी का पैसा है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु के 2 विधानसभा सीटों पर डीएमके और अन्ना डीएमके के उम्मीदवारों की तरफ से करोड़ों रुपए बांटने के आरोप लगे तो चुनाव रद्द कर दिया गया। चुनाव पर नजर रखने वालों का कहना है कि खूब पैसा बटा वहां। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां चुनाव हो जाता है और लोग वोट देते हैं, वहां पैसे बांटकर चुनाव भी जीते जा सकते हैं। हमारे यहां चुनाव तो हो जाते हैं, मगर हमें देखना चाहिए कि कैसे कैसे चुनाव हो रहे हैं और पैसे क्यों चल रहे हैं। राजनीति आज इतनी महंगी होती जा रही है कि आप गरीब की बात तो कर सकते हैं, मगर अब गरीब चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर ऐसा होता तो राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवारों में से कुछ गरीब भी मैदान में आ जाते और हमारे विधायक लोग अपना बचा हुआ मत उनकी बातों से प्रभावित होकर दे देते। क्या ऐसा हो सकता है? हुआ है। आप पता कीजिए कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार इस बार राज्यसभा के चुनाव में उतरे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन लोग हैं। पैसे के दम पर राज्यसभा की सीट खरीदने के आरोप लग रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महान लोकतंत्र के उच्च सदन के लिए। आपको पता होगा कि कर्नाटक के एक विधायक जी कथित रूप से 5 करोड़ रुपया मांग रहे थे। एक पत्रकार के साथ उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, मगर चुनाव रद्द नहीं हुआ है। कई दलों ने दूसरे दल का उम्मीदवार ना जीते इसलिए पैसे वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि वो दाम देकर वोट खरीद ले और उसका उम्मीदवार हार जाए। पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि बारी बारी से सब ये काम करने का श्रेय सबको जाता है। यही नहीं, पार्टियां अपने विधायकों की निष्ठा से भी परेशान हैं। उन्हें होटल से लेकर रिसोर्ट तक में बंद करके रखा जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव आते ही पार्टियों को अपने विधायकों के ऊपर से भरोसा समाप्त हो जाता है। यह कितनी अपमानजनक बात है, चिंता की भी बात है। रोज हम किसी पार्टी के विधायक को होटल में रखे जाने की खबरें पढ़ते रहते हैं और सामान्य हो जाते हैं। गरीबों के नाम पर चुनकर आने वाले विधायक 5 स्टार होटलों में राज्यसभा चुनाव के समय किसके पैसे पर रखे जाते हैं। 2012 में झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार के भाई की गाड़ी से 215 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने पकड़ा था। यह पैसा विधायकों को बांटने के लिए रांची ले जाया जा रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमारी राजनीति के पास एक उम्मीदवार के पास 215 करोड़ रुपए कहां से आता है, किस खजाने से आता है और इतने लोग गरीब क्यों हैं? सिर्फ चुनाव हो जाना हमारे लोकतंत्र की बड़ी कामयाबी नहीं है। यह एक प्रबंधकीय गुणवत्ता है, मैनेजरियल कैपेसिटी है। बस हमें देखना चाहिए कि हमारी संस्थाएं कितनी लोकतांत्रिक हैं, हम और आप कितने लोकतांत्रिक हुए हैं। जनता भी तो चुनाव से पहले की रात बट रहे काला धन और शराब को ले लेती है। क्या आपने सुना है कि हिलेरी क्लिंटन ने कैलिफोर्निया में चुनाव से पहले दारू बांटकर चुनाव जीत लिया? इसलिए लोकतंत्र को ललित निबंध का विषय मत बनाइए, इसके खोखलेपन को देखिए। एडीआर के अनुसार 542 सांसदों में से 185 के खिलाफ
आपराधिक मामले चल रहे हैं। 542 में से 112 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ईडीआर ने एक और नई रिपोर्ट पेश की है कि केरल में 60% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है। बंगाल में ऐसे विधायकों की संख्या 20% है। क्या ये सब इतने गरीब निर्वाचित हुए हैं, इतने गरीब लोग निर्वाचित हुए हैं कि उनके पास इनकम टैक्स की फाइल की कोई दस्तावेज नहीं है? इन बातों से हम परेशान क्यों नहीं होते हैं? दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र में हर चुनाव में निर्वाचित महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? आप ये भी देखिए। आप जानते हैं कि इस वक्त देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव है। 6 राज्यों में निर्धारित सीट से ज्यादा उम्मीदवार है। यहीं पर पैसे के लेन देन और सियासी खेल की बात हो रही है। कई बार कांग्रेस बीजेपी के वोट से जीत लेती है, तो कई बार बीजेपी दूसरे दलों के विधायक के वोट से जीत जाती है। कई बार क्षेत्रीय दल हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों से वोट ले लेते हैं। इसके अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जाहिर है ये मतदान फोकट में नहीं होते हैं। प्रमाण भले ना मिले, लेकिन किसी नेता से पूछिएगा तो यही कहेगा, बिना पैसे के कोई विधायक वोट नहीं करेगा राज्यसभा में दूसरे उम्मीदवार को, और निर्दलीय जीत नहीं सकता है। उम्मीद है भारत के सभी दल राज्यसभा को लेकर चिंतित हो गए। अगर वे इन कामों में शामिल नहीं होंगे तब। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। जगदीश छोक्कर साहब हैं, माफ कीजिएगा, आपके काम को रेखांकित ही किया हमने यहां पर, लेकिन हम फिर भी हम जानना चाहते हैं सर कि ये राज्यसभा का ये जो मामला आता है, बचपन से ही हम लोग सुन रहे हैं, आप भी अपने बचपन से सुन रहे होंगे, इसमें क्या कभी किसी के पास कोई अधिकार नहीं है? सिर्फ नैतिक अपेक्षा ही कर सकते हैं कि हे कांग्रेस रूपी राजनीतिक पार्टी, हे भारतीय जनता रूपी पार्टी, आप ऐसे उम्मीदवारों को ना खड़ा करें, ना अपने विधायकों से कहें कि वो पैसा लेकर किसी को वोट दें। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में खासियत यह है कि इसमें जनता वोट नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। प्रतिनिधियों का खाका तो आपने बता ही दिया है। जब वो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों से उम्मीद करनी चाहिए। राजनीतिक दल ही मेरे हिसाब से जो लोकतंत्र की जड़ को उखाड़ा जा रहा है इस देश में, वो राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को मेरे ख्याल से लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर उनको लोकतंत्र में विश्वास होता तो अपने आंतरिक काम वो लोकतांत्रिक तरीके से करते। कोई भी राजनीतिक दल अपने अंदर के काम काज में लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कि वो बाहर लोकतंत्र करेंगे और अंदर एक तंत्र करेंगे, ये तो मुश्किल, ये नहीं तो हो सकता। फिर भी जनता को कैसे बताया जाए कि चल क्या रहा है ये राज्यसभा में? देखिए, जनता में समस्या नहीं है। नहीं, जनता, जैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तब एक बड़ा मसला बन जाता है। भ्रष्टाचार के कई रूप बन जाते हैं इस देश में, कई लोग हारते हैं, लेकिन वही उम्मीदवार क्या उनको कोई नैतिक संकट नहीं है? नहीं कि जिस जनता के बीच में वो जाएंगे, विधायक हैं, लोग समझ रहे होंगे कि विधायक जी की नई गाड़ी आई है, राज्यसभा का चुनाव हुआ है, कुछ मिल गया होगा, तब नेताओं को और प्रतिनिधियों को कोई नैतिक संकट नहीं है। वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है। जनता उनके पास जाती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इसलिए कि वो जनता के कृतज्ञ नहीं है कि जनता ने उन्हें चुना है, वो उसके कृतज्ञ हैं जिन्होंने उसको टिकट दिया है। सारा खेल वहीं से शुरू हो रहा है। नहीं, जनता के कृतज्ञ नहीं है, नहीं है। जनता को चुने हुए प्रतिनिधि जनता से मिलने, जनता को उनसे मिलने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। क्यों भीड़ लगी रहती है एमपी एमएलए के घर के बाहर? पर चुनाव आयोग ने जैसे झारखंड के समय रद्द कर दिया था, तो इस बार ये तमाशा जो चल रहा है, हाँ, क्या इस पे कोई अधिकार नहीं है कि वो जांच कर सकता है कि ये विधायकों को 5 स्टार होटल में क्यों बंद किया जा रहा है? नहीं, क्या यहाँ पर हम नहीं देख सकते हैं? चुनाव आयोग की स्थिति बड़ी नाजुक है। चुनाव आयोग के पास एक ब्रह्मास्त्र है, आर्टिकल 324, उसके अंतर्गत वो जो चाहे कर सकता है। जो चाहे चुनाव निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसमें राज्यसभा भी शामिल है, सब राज्यसभा का चुनाव। हाँ, लेकिन लोग चुनाव आयोग को पिछले 30, 40, 50 साल में काफी धक्के लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा हुआ कि चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर तो कर सकता है, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकता। हाथ बने हुए हैं उनके।
अच्छा, एक दो पर दफा रोक नहीं सकते हैं उनको। एक दो दफा ऐसी बातें हो जाती हैं तो आदमी छाछ को भी फूक फूक कर पीने लगता है। अभी जैसे उन्होंने लिखा है सरकार को कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कानून में वो अमेंडमेंट की जाए ताकि पैसे वाला भी बूथ कैप्चरिंग की तरह हो जाए। अब अगर दबंग इलेक्शन कमीशन हो तो वो 324 आर्टिकल का इस्तेमाल करके ये करता, लेकिन अब वो जाने अगर कोई चाहे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की चाहे जो भी व्याख्या हो, ठीक है, वो एक प्रशासनिक फैसला लेते वक्त उसको लोग ध्यान में रखा जाता है। अगर वो चाहें तो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा सकता है कि ये सारे विधायक 3 दिन से 5 स्टार होटल में वो क्यों लगा सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन वो लगाने के लिए चुनाव आयोग को जरा दबंग पना दिखाना क्या पड़ेगा। चुनाव आयोग किसी होटल में जाकर अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये पता चले कि जयपुर या लखनऊ के फलाना होटल में बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के विधायक बंद किए गए हैं या एक जहाज से गोवा ले जाए जा रहे हैं, तो उनका पैसा कौन दे रहा है, कहां से लेके जा रहे हैं, इसका चेक किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग को एक अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग को ये डर लगता है कि ये चीज अगर कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट से ये रद्द हो गई तो हमारी बेइज्जती बहुत हो जाएगी। तो पहले एक्शन तो लेना चाहिए ना। देखिए, उनका प्रतिनिधि नहीं हम, आप चूंकि इन सब चीजों का अध्ययन करते रहते हैं इसलिए मैं इसलिए अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूं। वो काम कर रहे हैं, मैं तो बाहर से देख रहा हूं। तो वो क्या काम कर रहे हैं कि इतना जब सारी खबरें आ रही हैं तो काम क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो आपने आज अखबारों में पढ़ा है, उन्होंने ये सब चीजें देख के कहा है कि कोई पैसे को रिश्वत देने के तौर पे नहीं मिला हमें, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर झारखंड में 215 करोड़ जो पकड़ा गया था तो आयोग ने ही पकड़ा था ना, जहां तक मुझे आयोग ने ही पकड़ा था। आयोग ने वो फैसला आयोग का बड़ा महत्वपूर्ण था और सराहनीय है। और झारखंड हाई कोर्ट ने उस फैसले की सराहना की है। लेकिन अब वो आयोग था, एक अब आयोग है। इनमें आपस में कोर्ट ने तब सराहना की है, मतलब अभी कुरैशी साहब ने भी एक लेख लिखा जिसमें कहा कि तब के नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी ने भी तारीफ की कि बड़ी साहसिक फैसला है। देखिए, ऐसा है कि एक देश में माहौल बन गया है कि राजनीतिक दल जो हैं वो जो मर्जी कर सकते हैं। इसी दल को लेकर, इसी वहम को लेकर या डर को लेकर कभी कभी हमारी न्यायपालिका भी घबरा जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुलेआम फंक्शन में रोते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये 2-3 पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल है। ये जो लोग हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी मैं समझता हूं पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन और मजबूती से निभा सकते हैं। पर इतना आप शुक्र साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि 15 सीट अगर किसी राज्य में है, 15 उम्मीदवार होंगे तो वो जीत जाएंगे। तो जब 16वां उम्मीदवार आता है तभी खेल शुरू हो जाता है। वही खेल शुरू होता है। वो 16वां उम्मीदवार हमेशा पैसे वाला होता है, है ना? तो इसका मतलब है कि वो बाकी का वोट लेने के लिए तो पैसे का खेल चलता होगा। देखिए, विजय मल्ल्या जिसको आजकल बदनाम किया जा रहा है, वो 2 दफा राज्यसभा का मेंबर बना। झारखंड एक समय इसी तरह से बदनाम था, अभी पता नहीं क्या है बदनाम। देखिए, इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। और इसमें सुधार राजनीतिक दलों की अपनी मर्जी से नहीं होगा। इसमें सुधार लाने के लिए जनता को और कोर्ट्स को और मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। राजनीतिक इसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है, कोई नैतिक भूमिका नहीं है? अगर कानूनी भूमिका नहीं, हम समझ सकते हैं, नैतिक भूमिका नहीं है कि उनके सदन के सदस्यों का चुनाव इस तरह से हो रहा है। वो देश के इतने सारे संकटों पर बात करते हैं, इस पर क्यों नहीं बात करते? राज्यसभा के सभापति का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है, राज्यसभा के जब वो देश के अन्य समस्याओं पर बात कर सकते हैं तो इस चुनाव के नैतिक पहलू पर बात उनको कौन रोक रहा है बात करने से? देखिए, बात करने से तो कोई किसी को नहीं रोक रहा। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस तरह से ये 16वां उम्मीदवार हर पैसे वाला आदमी झोला लेके विधायकों को अगर पैसा देके खरीद रहा है, उसका प्रमाण भले नहीं है, लेकिन जान तो सब रहे हैं कि इसी तरह से जीत रहा है। लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के सभापति कितनों ने हाथ नहीं जोड़े हैं और कितने नहीं रोए हैं। मुझे उनसे ये ऐतराज है
कि उनको लोकसभा और राज्यसभा में अनुशासन या डिसिप्लिन रखना चाहिए, लेकिन वो ये समझते हैं, लोकसभा के सभापति तो ये कह चुके हैं कि क्योंकि मुझे लोकसभा के मेंबरों ने चुना है, मैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में मुझे झिझक है। मेरे हिसाब से, और मैं ये लिख चुका हूं कि लोकसभा के सभापति ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं की, अच्छे ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जी, लेकिन वो लोग भी जब वहां बैठते हैं तो वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों से शायद वो क्या कहते हैं, ओवरऑल हो जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया छुक्कर साहब। लगातार हम सबको प्रशिक्षित